हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विशायस में। आज हम अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन की जर्नी में एक नई किताब ऐड कर रहे हैं जो क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, उसे हम देखने वाले हैं। ये अलग अलग पार्ट्स में बनाएंगे क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो हेक्टिक होता है, तो हम 2 से 3 पार्ट में इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में हम देखेंगे एनवायरनमेंट। एनवायरनमेट क्या है? तो अगर हम बेसिकली देखें एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सपोर्ट सिस्टम। अब बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या है? अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो एनवायरनमेंट हमारे आसपास होने वाली जो नेचुरल और अननेचुरल चीज़ें हैं, उन सब के सिम्बायोसिस रिलेशन को कह सकते हैं। अब देखें किताबी डेफिनेशन क्या है। एक रवि नाम का स्टूडेंट है, वो अपने टीचर से पूछता है कि एनवायरनमेंट क्या है। तो टीचर जवाब देता है, अपने आसपास जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो भी चीज़ें, वो सारी अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो एनवायरनमेंट एक्चुअली क्या है? एनवायरनमेंट अगर हम एक डेफिनेशन की तरह देखें तो, और सारी चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग में हैं, लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें, वो सारे मिला जुला के हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो जैसे कि हम जो सांस ले रहे हैं हवा है, जो पानी पी रहे हैं वो खाना खा रहे हैं, जो आसपास हमारे एनवायरनमेंट में एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब मिला के एक वातावरण क्रिएट करते हैं, उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, कुछ एनवायरनमेंट जो प्रकृति है वो नेचर बनाती है, जैसे प्लांट, एनिमल, पहाड़, रिवर, ये सब चीज़ें। और कुछ चीज़ें इंसान बनाते हैं, जैसे कार है, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर, कंटेनर्स हैं, वो इंसान बनाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलजुल के हमारा पर्यावरण एक तरीके से एनवायरनमेंट बनाती है। अब ये एक छोटी सी डायग्राम से किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें देख, एक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट दिया हुआ है, एक किस तरीके से ह्यूमंस अलग एनवायरनमेंट बनाते हैं, नेचर अलग एनवायरनमेंट बनाते हैं, इंसानों द्वारा बनाई हुई चीज़ें एक अलग एनवायरनमेंट बनाते हैं। सारी चीज़ें कंबाइन होकर एक हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो कंपोनेंट क्या क्या है? ह्यूमंस, हम जो इंसान है वो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। जिस तरीके से एक इंडिविजुअल को एनवायरनमेंट का हिस्सा कह सकते हैं, इंडिविजुअल की फैमिली होती है, फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, कम्युनिटी जिसे कहते हैं, फिर रिलीजन होता है लोगों का, ये भी चीज़ें, फिर एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक हो गई, पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई, ये सारी ह्यूमन से रिलेटेड इनका एनवायरनमेंट है। अब ह्यूमन मेड थिंग्स, हमने जो इंसानों ने आज तक बनाया है अपनी इंजीनियरिंग और स्किल से, तो ये चीज़ें फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, जो हमारे पूर्वजों ने इतिहास में बनाया है, वो एक तरीके से आज नहीं बनाई जा सकती क्योंकि वो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं। कुछ बिल्डिंग आज के ज़माने में बनाई जा रही हैं, पार्क्स हैं, ब्रिज हैं, रोड्स हैं। ये ह्यूमन मेड चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अब प्रकृति नेचर भी बनाती है, जैसे हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, लैंड जो भी है धरती पे, वो लैंड लिथोस्फीयर कहलाता है। और लिविंग थिंग, जो भी चीज़ें धरती पे ज़िंदा हैं, जैसे प्लांट है, एनिमल है, इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। अब दो बेसिक कीवर्ड्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक चीज़ें वो हैं जो ज़िंदा है, जो ग्रो कर सकती है, जो एक्चुअल में सांस ले सकती है, या फिर अपने जो साइज़ है वो बढ़ा सकती है। ये बेसिकली हम कहें सेल, जो बेसिक ऑफ लाइफ फॉर्म होता है, सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सबको हम बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे एनवायरनमेंट का। अब अबायोटिक चीज़ें वो होती हैं जो ग्रो नहीं करती, जो बिल्कुल डेड होती हैं, जैसे लकड़ी, कटी हुई लकड़ी, एक्चुअली पेड़ में अगर रहेगी तो वो ज़िंदा होगी। लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, बिल्डिंग हो गई, कार्स, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग एलिमेंट होते हैं धरती के, जो एबायोटिक होते हैं। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, तो हम ऊपर की कन्वर्जेशन से देख सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो प्लेस, पीपल, थिंग एंड अदर नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे एक इंसान है, इसके आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी लिविंग और नॉन लिविंग जो भी है, चेयर, कुर्सी, पेड़ पौधा, कुत्ते, बिल्ली, सारी चीज़ें मिला के उसका एनवायरनमेंट बनाते हैं। बायोटिक का, बायोटिक का तो हमने यहाँ देख लिया। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? जो भी नेचर द्वारा बनाई गई हैं, जैसे रिवर है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, और जो कॉन्टिनेंट्स है, जो हमारा जितना भी है जो नेचर द्वारा बनाया गया है, वो सारा नेचुरल एनवायरनमेंट है। अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है हमारा, लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, बायोस्फीयर होता है। तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है क्लास 6 के एनसीईआरटी में। अब इसमें थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर जो भी हमारा सॉलिड क्रस्ट का पार्ट होता है धरती पे, जो अर्थ पे है, विदाउट जो ओशियन का पार्ट है उसको छोड़ के, तो वो लिथोस्फीयर कहलाता है। ये क्रस्ट होता है, हार्ड, टॉप लेयर ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ अर्थ। तो जो एक छोटी सी परत होती है एक्चुअली, अगर देखा जाए लिथोस्फीयर, उसके ऊपर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो हमारे पेड़ पौधे, ये सब सर्वाइव करते हैं।
ये इरेगुलर सरफेस होता है एक्चुअली, ये प्लेन नहीं होता, कहीं पे ऊंचे पहाड़ होंगे, कहीं प्लेट्यू होंगे, कहीं प्लेन होगा, तो इस तरीके से लिथोस्फीयर होता है। अब जो हमारा लैंड फॉर्म है ज़रूरी नहीं है कि वो अर्थ के सरफेस के ऊपर ही हो, जो हार्ड सरफेस हो वो ओशियंस के अंदर भी होता है, बट उसको लिथोस्फीयर में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो हाइड्रोस्फीयर में आ जाएगा। ब्रॉडली लिथोस्फीयर में फॉरेस्ट आएंगे, ग्रासलैंड आएंगे, ग्रेजिंग लैंड आएंगे, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हैं वो उसको काउंट किया जाएगा। जो हमारा लिथोस्फीयर में हमें मिनरल्स मिलते हैं जो एक्चुअली हमें बहुत ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। एक डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोस्फीयर, पानी की जो जगह है वो हाइड्रोस्फीयर है। जो जो भी चीज़ें धरती पर हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ धरती पर हैं, ये लिथोस्फीयर हैं। और जो हवा है एक्चुअल में, जहाँ हम सांस ले रहे हैं, जो एयर में चीज़ें हैं, वो बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर है एक्चुअली। और सारी चीज़ों को कंबाइन करके, पानी भी, धरती भी और हवा भी, अगर थोड़ा थोड़ा सब पार्ट ले लें, जैसे ये हवा का पार्ट है, ये लैंड का पार्ट है और पानी का भी पार्ट है, इसे हम बायोस्फीयर कहेंगे। ये थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी कीवर्ड्स हैं, अगर ये शुरू में ही अच्छे से समझ में आ जाए तो हमें आगे बहुत आसानी होगी इस चीज़ों को समझने में। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। अब हाइड्रोस्फीयर, जो जो चीज़ें पानी में है वो सब हाइड्रोस्फीयर में आता है। और वैसे ही एक एटमॉस्फेयर है जो धरती का सरफेस है उसके ऊपर बहुत सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन है जो हमारा एटमॉस्फेयर बनाती हैं। अब एक सिस्टम होता है जिसमें जो प्लांट, एनिमल, जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और सपोर्ट करती हैं, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम मतलब इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। मतलब जो फिजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट है किसी भी चीज़ों का, मतलब लिविंग चीज़ों का, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। मतलब या तो खाना शेयर करेंगे या किसी किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे को मदद करते हैं। या फिर जैसे शिकार, जो शेर है वो हिरन को शिकार करके खा जाता है, फिर जैसे उसी तरीके से हिरन भी अपने जो ग्रास है या फिर पेड़ पौधे हैं उसको खा के सर्वाइव करता है। तो वो उनका इकोसिस्टम हो गया एक तरीके से। उसमें सारी चीज़ें आती हैं, नेचुरल और इननेचुरल चीज़ें, जैसे पहाड़ है, पानी है और एनिमल्स हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर एक इकोसिस्टम बनाती हैं किसी पर्टिकुलर जगह का। जैसे एक छोटा सा इकोसिस्टम का एग्जांपल है पॉन्ड इकोसिस्टम। यहाँ एक झरना बना हुआ है, एक छोटा सा पॉन्ड है, यहीं पे गाय, बैल और हिरन अपनी चारा चर रहे हैं। एक छोटा सा इकोसिस्टम है, इसको हम इकोसिस्टम बोलेंगे। बहुत अच्छे से समझाने वाला डायग्राम है ये। 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं और ये एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ी सी जागरूकता फैलाने के लिए साल का एक दिन डिसाइड कर लिया जाता है जिसे हम एनवायरनमेंट डे कहते हैं। इसमें लोग बात करते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। एक बार्टर सिस्टम के बारे में दिया है। बार्टर सिस्टम वो होता है जब पैसा नहीं था, पुराने ज़माने में लोगों के पास पैसे नहीं थे, करेंसी डेवलप नहीं करी थी उन्होंने, तो वो चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज करते थे। किसी के पास गेहूँ ज़्यादा है तो वो गेहूँ किसी और को दे के उससे चावल ले लेता। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीज़ें बदलते हैं लोग। इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। करेंसी नोट्स नहीं होते यहाँ पे, ना कॉइन्स होते हैं। जो इकोसिस्टम होता है पर्टिकुलर जगह का अलग अलग होता है। जैसे कि हमने देखा अभी ये पॉन्ड है, यहाँ का इकोसिस्टम बढ़िया है, बहुत अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है। बट एक अगर हम देखें तो किसी पर्टिकुलर जीव है, जंतु है, उसके सराउंडिंग, उसके आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है उसका पर्टिकुलर इकोसिस्टम है। जैसे एक डेजर्ट का भी अलग इकोसिस्टम होता है, ग्रासलैंड का अलग इकोसिस्टम होता है, माउंटेन्स का अलग, लेक का अलग, मतलब इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर जगह का अलग इकोसिस्टम होता है। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट, इंसानों के लिए जो पर्यावरण है वो कैसा है। इंसानों के शुरुआती जीवन में हम देख सकते हैं जैसे जो प्राइमेट्स हुआ करते थे उस समय हमें सोचने समझने की शक्ति नहीं हुआ करती थी, तो हम बेसिकली खाने में और अब सर्वाइव करने में ही दिमाग लगाया करते थे। मतलब उस समय दिमाग ही नहीं होता था, तो वो सिर्फ शिकार करते थे, खाते थे और सोते थे। तो उन्होंने अपने एनवायरनमेंट में एक तरीके से एडजस्ट कर जाते थे। अगर एनवायरनमेंट ठंडा है तो वो जानवरों की खाल लपेट लेते थे, अगर गर्मी है तो वो निकाल के फेंक देते थे। अब जैसे जैसे इंसानों में सोचने समझने की शक्ति आती गई तो वो धीरे धीरे क्या करने लगे कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बदलने लगे। ऐसा नहीं कि वो अडेप्ट होने लगे एनवायरनमेंट के लिए, वो सोचने लगे, समझने लगे। अगर उन्हें भूख लगती थी तो वो शिकार पर नहीं जाते थे, क्रॉप ग्रो करने लगे। इससे एग्रीकल्चर बढ़ने लगा, तो नए क्रॉप उगाने लगे। फिर जो एनिमल्स हैं उनको डोमेस्टिफिकेट करने लगे, मतलब उनको पालने लगे अपनी चीज़ों के हिसाब से। फिर धीरे धीरे पहिए का निर्माण हुआ तो ट्रांसपोर्ट आसान हो गया। फिर जो उनका जो प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर इकोनॉमी डेवलप होने लगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हो गया। आज के समय हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत हद तक डैमेज करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। अगर हमें फैक्ट्री लगानी है तो हम जंगलों को सीधा सीधा उजाड़ देते हैं। ये तो एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हम नहीं करवाते कि एक एनवायरनमेंट में इसका लॉन्ग
लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम जंगल काट देंगे। तो इस तरीके से ह्यूमंस ने शुरुआती दिनों में तो एनवायरनमेंट के साथ रहना सीखा था, बट धीरे 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 आज के समय हम अपने एनवायरनमेंट को बदल रहे हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो हमें अपने एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस बना के ही चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ही अच्छा नहीं होगा, आगे चल के हमारा ही जीवन बर्बाद होगा अगर एनवायरनमेंट को हम ऐसे ही प्रदूषित करते रहें। तो वही चीज़ लिखी है कि बैलेंस करके चलना है, बस इसको ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए चैप्टर 1 ख़त्म होता है, अब चैप्टर 2 पे चलते हैं। 7th के एनसीईआरटी के चैप्टर 3 पर चलेंगे, जो ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है। उसमें हम देखेंगे और जो हमारा अर्थ है, जो हमारी धरती है, वो किस तरीके से चेंज हो रही है। अब धरती में जो चेंजेस हैं वो अलग अलग तरीके से होती है। अब जो चेंजेस है वो एक्चुअली लिथोस्फीयर में होती है। लिथोस्फीयर क्या है? जो हमारी धरती का जो सरफेस है, जो क्रस्ट है एक्चुअली, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो लिथोस्फीयर में मूवमेंट किस किस तरीके से होता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, किस तरीके से हम एक बीकर जो लेते हैं और इसमें पानी भर देते हैं, और एक छोटा सा कॉटन का बॉल या किसी तरीके से कागज़ का बॉल जो हल्का हो, मतलब ज़्यादा भारी ना हो, जैसे मेटल वेटल ना हो, उसे हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर हम नीचे से थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करें इसे, जैसे कि ये हीट हम दे रहे हैं यहाँ पे, हीट देने से क्या होगा, जो पानी के अंदर है वो मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ उठना शुरू होंगे। जो सरफेस पे यहाँ पानी है वो गर्म होगा तो वो ऊपर की तरफ उठना शुरू होता है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि किस तरीके से गर्मी के साथ जो है मूवमेंट शुरू हो जाता है। उसी तरीके से हम अर्थ में जो मूवमेंट है वो देख सकते हैं कि एक्चुअली जो धरती के अंदर मैग्मा है उसके मूवमेंट से भी हमारा जो क्रस्ट है, लिथोस्फीयर है, वो मूव करता है। अब जो अर्थ का मूवमेंट है, जो भी जो अर्थ के सरफेस का मूवमेंट है, हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक एंडोजेनिक फोर्स होते हैं और एक एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं। अब एंडोजेनिक फोर्स क्या होते हैं? जो अर्थ के अंदर इंटीरियर पार्ट में होता है। इंटीरियर पार्ट बोले तो मान लीजिए ये अर्थ है और ये क्रस्ट है। क्रस्ट के अंदर एक इंटीरियर पार्ट होता है। यहाँ पे जो मैग्मा है, जो लिक्विड फॉर्म में बहुत हाई टेम्परेचर में प्रेजेंट होता है, अगर उसके मूवमेंट से अर्थ में कोई मूवमेंट हो रही है तो उसे एंडोजेनिक फोर्सेस कहेंगे। उस एंडोजेनिक फोर्स की वजह से जो क्रस्ट है, लिथोस्फीयर है, वो मूव कर रहा है। अगर हम एक्सोजेनिक फोर्स की बात करें, जैसे एक रिवर है, विंड है, सी वेव है और ग्लेशियर्स का जो मूवमेंट है, उसको हम एक्सोजेनिक फोर्स करते हैं, क्योंकि वो सरफेस पे लाई कर रहा है, सरफेस पे वो मूवमेंट कर रहा है। अब एक जो डायग्राम इसमें हम देख सकते हैं, अर्थ का जो मूवमेंट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक एंडोजेनिक फोर्स है और एक्सोजेनिक फोर्स है। एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है? जो सडन फोर्स होते हैं, एकदम अचानक से आते हैं। इसके लिए कोई हम जो साइंटिस्ट हैं, जो भी ऑब्जर्वर्स हैं, जो इक्विपमेंट जो अलग अलग जगह पे प्लांट करते हैं, उससे हम पता नहीं लगा सकते कि ये कब होने वाला है। जैसे अर्थक्वेक है, ये हम मैक्स टू मैक्स 1-2 मिनट पहले ही बता सकते हैं कि कहीं अर्थक्वेक आने वाला है। और वॉल्केनो इरप्शन है, इसके बारे में तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि वॉल्केनो कब इरप्ट होगा। सडनली एकदम अचानक से वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है। अब लैंडस्लाइड तो आप जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा सडनली बारिश होती है, चलती हुई कार से अचानक से बहुत सारा जो लैंड का पोर्शन है वो पहाड़ से नीचे से गिर जाता है और बहुत डिज़ास्टर्स सिचुएशन होती है। अब डायस्ट्रोफिक फोर्स जो होते हैं, डायस्ट्रोफिक फोर्स होता है, वो जो अर्थ का क्रस्ट है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक लैंड का हिस्सा, मान लीजिए बिल्डिंग ही है, मतलब बिल्डिंग के मूवमेंट को ही हम डायस्ट्रोफिक फोर्स कह सकते हैं। उससे भी अर्थ के क्रस्ट में मूवमेंट हो सकता है। अब एक्सोजेनिक फोर्स जो होते हैं, अब इरोजन और डिपोजिशनल, मतलब बहुत सारी मिट्टी एक जगह जमा हो गई तो अचानक से उसमें हल्का सा मूवमेंट होगा। अगर हम देखें तो बहुत मिलीमीटर्स में मूवमेंट होता है। रिवर में जो पानी है बहुत अचानक से अगर हम छोड़ देते हैं तो मिलीमीटर में, या फिर विंड है, सी वेव्स है, ग्लेशियर अगर बहुत बड़ा टूट के गिर जाता है तो अर्थ के क्रस्ट में मूवमेंट शुरू हो जाता है। जो लिथोस्फीयर है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहती है। अगर हम बहुत प्रिसाइजली देखें तो मिलीमीटर में हर साल वो मूव करते रहती है। अब जो वॉल्केनो है, वॉल्केनो क्या होते हैं? वॉल्केनो एक ओपनिंग होती है क्रस्ट में, मतलब जो हमारा अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे लिथोस्फीयर है, मतलब अर्थ का क्रस्ट है, सॉलिड जो हम धरती कह सकते हैं वो है, और अंदर हमें पता है कि मैग्मा का मूवमेंट चल रहा है। बहुत हाई टेम्परेचर में हमारा जो मैग्मा है वो मूव करता रहता है। तो मान लीजिए एक छोटी सी ओपनिंग मिल जाती है इसे, यहाँ पे एक बहुत पहाड़ होता है तो उसमें ओपनिंग अगर मिल जाती है तो ये जो पोर्शन है इसे हम वॉल्केनो कहते हैं। तो वॉल्केनो एक कुछ इस तरह से दिखता है, एक छोटी सी मूवमेंट होती है। तो वॉल्केनो का जो माउथ होता है उसे क्रेटर कहते हैं। माउथ से एक्चुअली लावा बाहर निकलता है। एक सडन फोर्स के साथ कभी वॉल्केनो इरप्ट होता है तो बहुत सारी गैसेस बाहर निकलती हैं और ऐश निकलता है। बहुत छोटे छोटे जो छेद होते हैं, मतलब ज़्यादा वायलेंट नहीं होते वो, तो ये वेंट के थ्रू, मतलब छोटे से छेद होते हैं। यहाँ से जो मोल्टेड मैग्मा है यहाँ पे है जो, तो मैग्मा है, अगर ये वेंट के थ्रू बाहर निकल जाता है तो इसे लावा कहते हैं। लावा मतलब जो सरफेस पे होता है।
अब ये अगर हम धरती की बात करें तो क्रस्ट का ये एरिया है जहाँ पे एक सॉलिड बेस मिल जाता है, और जो क्रस्ट के नीचे जस्ट नीचे एक मेंटल होता है, यहाँ पे मोल्टेड मैग्मा मूव करते रहता है। और जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक है इसको डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड। ये तो एक कॉमन सी चीज़ है और ये पता ही होना चाहिए, मतलब हर यूपीएससी एस्पिरेंट को पता ही होना चाहिए। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। जेनिक मतलब ऑर्गेन ओरिजिन, जेनिक मतलब जेनेसिस, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जेनेसिस का मतलब शुरुआत कह सकते हैं। तो इस तरीके से एंडो मतलब अंदर की शुरुआत, एंडोजेनिक। अब एक्सो मतलब बाहर, बाहर की शुरुआत, एक्सोजेनिक। अब जो अर्थक्वेक है वो एक्चुअली कैसे आते हैं? अब जो लिथोस्फीयर है, हमारी जो लिथोस्फीयर है अर्थ के सरफेस पे, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर वो सडनली स्लाइड सा मूव कर देते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट होता है उनमें, हल्का सा मूवमेंट होता है, तो जो अर्थक्वेक है वो बहुत मैसिव अमाउंट में आता है। अब जहाँ अर्थक्वेक की शुरुआत होती है तो वो ओरिजिन जो होता है उसे फोकस कहते हैं, और जो एकदम जो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ अर्थक्वेक की एकदम शुरुआत ही हुई है उसे एपिसेंटर कहते हैं। इस तरीके से एक अर्थक्वेक का एक डायग्राम है, एक बहुत बड़ा हम लैंड मास ले सकते हैं अर्थ का। अब अर्थ में जो अर्थक्वेक है वो एक्चुअली क्रस्ट के अंदर से आता है। एक क्रस्ट के अंदर एक छोटा सा पार्ट होगा जहाँ पे सडन एक मूवमेंट होगी, तो अर्थक्वेक यहाँ से शुरू होगा। जो उसकी वेव है, उसका जो फैलाव है वो इतना बड़ा हो सकता है। तो अब सडनली अगर अर्थक्वेक आता है तो एक जगह अर्थ के एक पार्ट में मूवमेंट हो रही है, मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है, इसको ग्रीन ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये वाला पार्ट है, यहाँ पे कुछ और जियोग्राफिकल कंडीशन है, मान लीजिए यहाँ बहुत बड़े पहाड़ हैं तो इसका वेट थोड़ा ज़्यादा होगा। और यहाँ है इस वाले पोर्शन में, मान लीजिए इस वाले पोर्शन में ज़्यादा वेट नहीं है। तो अर्थक्वेक का जो मोमेंट है वो एक्चुअली इस क्रस्ट के पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये वाला पार्ट इस तरफ जाएगा और ये वाला पार्ट इस तरफ जाएगा। तो अर्थक्वेक एक तरीके से बहुत बड़ा लैंड मास में मूवमेंट क्रिएट कर देता है। अब जो अर्थक्वेक है उसमें 3 टाइप की वेव होती है, पी वेव, एस वेव और एल वेव। इसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अब हम क्लास 7 के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इसमें बेसिक कंसेप्ट हैं। अगर हम 8 और 9 या 10 के एनसीईआरटी में जाएंगे तो इसके बारे में प्रॉपर डेफिनेशन लिखी होगी, तो हम वहाँ इसे पढ़ेंगे। अब अर्थक्वेक में डिजास्टर सिचुएशन ये होती है कि जब छोटी सी क्रस्ट में मूवमेंट होती है तो हम तो बहुत छोटे से ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ में रहते हैं, तो हमारी जो छोटी छोटी बनाई हुई बिल्डिंग एकदम कागज़ के पत्तों की तरफ ढह जाती है। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि अर्थक्वेक को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मैक्स टू मैक्स 1 से 2 मिनट का हमें टाइम मिल जाता है कि हाँ 2 मिनट में अर्थक्वेक आने वाला है, पर 2 मिनट में कोई प्रिपरेशन नहीं होती, इवन हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते 2 मिनट में। तो क्या हो सकता है, हम एडवांस में कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं? एक तो अर्थक्वेक प्रूफ हमें बिल्डिंग बनानी चाहिए, हमें बेसमेंट में कुछ जगह बना लेनी चाहिए जहाँ हम एक तरीके से सेफ़ हाउस में रह सकें। जो ऊपर मटेरियल गिर रहा है, मान लीजिए एकदम अर्थ के सरफेस के नीचे हमने एक सेफ़ हाउस बना लिया, तो ये बिल्डिंग तो गिर जाएगी, हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे मटेरियल भी जमा हो जाए, बट हम यहाँ सेफ़ रहेंगे। अब रिकवरी जो पुलिसमैन है या फिर जो भी बचाने वाले लोग हैं हमें ढूंढ के बाहर निकाल देंगे। एक बहुत कॉमन सी एक थिंकिंग है कि जानवरों को अर्थक्वेक के बारे में पहले से पता चल जाता है, तो एनिमल का बिहेवियर हम स्टडी कर सकते हैं। फ़िश होती है वो जो पॉन्ड में है वो एकदम से एजिटेटेड हो जाती है, स्नेक जो होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। इस तरीके की स्टडी से हम अर्थक्वेक होने की एक संभावना को समझ सकते हैं। अब एक बहुत कॉमन मतलब बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था 6.9 रेक्टर स्केल का 26 जनवरी 2001 में भुज में। इसमें बहुत डिज़ास्टर सिचुएशन थी। तो कुछ बड़े बड़े एग्जांपल हैं हमें जो आंसर राइटिंग में काम आएंगे, वो इस तरीके के एग्जांपल हैं। भुज का तो सबको पता है, ऑलमोस्ट बहुत बड़ी आपदा थी ये, प्राकृतिक आपदा। अब अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड है उसको नापने का एक इक्विपमेंट होता है, उसे हम सीज़मोग्राफ कहते हैं। सीज़मोग्राफ एक्चुअली यूज़ होता है कि धरती पे कितनी मूवमेंट शुरू हो गई है। अगर हम स्केल की बात करें तो रिक्टर स्केल एक होता है, ये तो हम सबको ही पता होगा। रिक्टर स्केल से हम नापते हैं कि कितनी तीव्रता का अर्थक्वेक आया हुआ है। अगर हम देखें कि 2.0 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया तो वो फील भी नहीं होता, हल्की सी मूवमेंट होगी तो वो हम अचानक से पहचान जाएंगे और सडनली रिलैक्स हो जाएंगे। अब अर्थक्वेक का 5.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है वो थोड़ा सा डैमेजिंग होता है, थोड़ी चीज़ें खिड़की वगैरह टूट जाएंगी या दीवारों से कुछ पपड़ियाँ गिर जाएंगी। अगर 6.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है तो डिज़ास्टर्स हो सकता है, मतलब बिल्डिंगें गिर सकती हैं, और 7 में तो डेफिनेटली तबाही मच जाएगी। तो एक सीज़मोग्राफ का एक एग्जांपल है। अर्थ के नीचे ये इक्विपमेंट लगाया जाता है, बहुत बड़ा इक्विपमेंट होता है ताकि ये बहुत प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सके कि कहाँ अर्थक्वेक आने वाला है। अगर अर्थक्वेक आता है तो उसके लिए हम किस तरीके से तैयार रह सकते हैं, ये छोटी सी चीज़ें दी हैं। सेफ़ स्पॉट क्या होते हैं? सेफ़ स्पॉट हमेशा कॉर्नर की चीज़ें होती हैं।
मान लीजिए ऊपर की बिल्डिंग गिर भी जाती है तो ये कॉर्नर में हम एक छोटी सी जगह पकड़ लें तो यहाँ पे हम सेफ रह सकते हैं, तब जब तक जो बचाव दल है वो हमें बचा लेगा। तो ये जगह कौन सी है, किचन का काउंटर हो गया, टेबल और डेस्क के नीचे की जगह, कॉर्नर ऑफ वॉल, जिस तरीके से हम ये दीवार है इसका कॉर्नर है, ये बहुत हद तक बच जाता है। तो हमें और क्या करना है, कहाँ से दूर रहना है, फायर प्लेसेस, यहाँ से तो बिल्कुल दूर रहना है क्योंकि आग बहुत जल्दी लग जाती है। एरिया अराउंड चिमनी, चिमनी तो मतलब हमें पापड़ बना के रख देगी अगर हम इससे अंदर रहें तो इस तरीके से हम जब अर्थक्वेक आता है तो उससे बचने के लिए ये कौन कौन सी जगह है और कहाँ हमें नहीं रहना है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब अर्थ में जो लैंड फॉर्म प्रेजेंट है उनके बारे में जानते हैं। तो ये लैंड फॉर्म बनते कैसे हैं। अब लैंड फॉर्म बनने के दो कारण होते हैं धरती पे, एक तो वेदरिंग और इरोजन। इरोजन जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पानी बह रहा है और मिट्टी अपने साथ लेके चला जा रहा है, तो इसे इरोजन कहते हैं। तो वेदरिंग मतलब उसका अपोजिट होता है। तो वेदरिंग से पहाड़, जब बारिश हो रही है तो पहाड़ में बड़ी तेज़ी से बारिश हो रही है तो उसके थोड़े छोटे छोटे टुकड़े पहाड़ के टूट के नीचे गिर जाते हैं, या फिर नदियों में पत्थर बह रहे हैं तो उनके जो टुकड़े हैं वो सैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो वेदरिंग है और इरोजन है वो अलग अलग लैंड फॉर्म बनाते हैं। अब नदियाँ किस तरीके से काम करती हैं, नदियाँ एक्चुअली ज़मीन होती है उसको इरोड करती हैं, वो एक अपने साथ मिट्टी बहा के ले जाती हैं, तो अपने लिए रास्ता बनाते जाती हैं। और वाटरफॉल क्या होती है, वाटरफॉल क्या है, एक सडन जो लैंडफॉर्म चेंज होता है उसे वाटरफॉल बनता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अर्थ का सरफेस यहाँ पे है, तो पानी, जैसे नदी का पानी बह रहा है तो उसने थोड़ी सी अर्थ की सरफेस को इरोड कर दिया। यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि अर्थ का सरफेस थोड़ा सा नीचे है, जो पानी है सडनली लैंडफॉर्म नीचे मूव कर जाता है, मतलब यहाँ पे इस लेवल पे है, यहाँ पे इस लेवल पे है, तो पानी सडनली ऊपर से नीचे गिरने लगता है। अब इस फोर्स के कारण क्या होता है, जो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है यहाँ पे एक कैविटी सी बना लेता है क्योंकि बहुत तेज़ी से पानी गिर रहा है, और यहाँ पे पानी नॉर्मल हो जाता है, तो यहाँ पे एक नदी का फ्लो शुरू हो जाता है। अब नदियाँ जो हैं, मतलब अगर प्लेन सरफेस पे रन कर रही हैं, प्लेन मतलब एक ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता सरफेस पे, जैसे मान लीजिए धरती का बहुत बड़ा एरिया है तो यहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, तो जो नदियाँ हैं वो एक्चुअली से इस कर्व लाइन पे मूव करने लगती है। तो इस जो कर्व लाइन पे मूव कर रही है जो नदियाँ हैं इसे मिएंडर्स कहते हैं। मिएंडर्स मतलब एक सांप के जैसे मूवमेंट नदी करने लगती है, क्योंकि यहाँ सरफेस में ज़्यादा हाइट का मूवमेंट नहीं है, हाइट मतलब ज़्यादा है नहीं, तो नदियाँ इस तरीके का जो मूवमेंट बनाती हैं इसे मिएंडर मूवमेंट्स कहते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कीवर्ड है ये, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले। अब जो मिएंडर्स है, अगर पानी बहुत ज़्यादा अचानक से बह आया तो इस पूरे सरफेस में पानी भर जाता है, और फिर अगर नॉर्मल सिचुएशन आ गई और पानी नॉर्मल कंडीशन में आ गया तो जो कुछ खाली जगह है अर्थ पे, जैसे ये वाला है, इस एरिया में कुछ खाली जगह है तो यहाँ पानी भर जाता है। तो जो इस जगह पानी भरा हुआ है ये वाली जगह पे, इसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये कीवर्ड बहुत ज़रूरी है, ये हमें मतलब बिल्कुल रट लेना है कि ये चीज़ क्या होती है, मिएंडर्स क्या होती हैं, ऑक्सबो लेक क्या होती है। अब फ्लड प्लेन क्या है, फ्लड प्लेन इसी डायग्राम में समझते हैं। फ्लड प्लेन वो एरिया होता है जहाँ पे नदी में एक्सेसिव पानी आने के बाद उस जगह पे पानी भर जाएगा। मान लीजिए ये वाला इलाका थोड़ा सा नदी से ऊपर है, इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये जो एरिया है, मान लीजिए ये एरिया थोड़ा सा नॉर्मल जो रिवर है उससे नीचे है, तो जब इस नदी में बाढ़ आएगी, थोड़ा सा पानी बढ़ जाएगा, तो जो हम रेड से क्रॉस मार्क कर रहे हैं ये जो एरिया है बिल्कुल पानी से भर जाएगा, और ये जो पर्पल वाला एरिया है ये पानी से नहीं भरेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचाई पर है। तो अगर हम फ्लड प्लेन की बात करें, फ्लड प्लेन हमारा रेड वाला एरिया होगा, तो नदी का जो फ्लड प्लेन है वो बिल्कुल ये वाला एरिया होगा। ये नदी है, इसका फ्लड प्लेन ये एरिया है। तो हमें बस समझना है चीज़ों को एक्चुअली में कौन सी चीज़ क्या होती है। जो मोस्ट ऑफ द नदियाँ हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, वो कहीं ना कहीं जाके समंदर में मिल जाती हैं। तो समंदर में मिलने से पहले क्या होता है, उनकी जो स्पीड है बहुत कम हो जाती है। तो क्या होता है, स्पीड कम होने से जो नदी के साथ बह के आया हुआ डिपॉजिट है, जो मिट्टी है, जो कण है धूल मिट्टी के, वो नदी अपने साथ ले आती है, तो यहाँ पे जमा होता जाता है। तो ये जो जमा हुआ एरिया है वो मिट्टी, पानी के साथ आई हुई मिट्टी है। और जो मेन रिवर है, मान लीजिए बहुत बड़ी मेन रिवर है, कहीं लैंड फॉर्म से आ रही है, तो ये जो मेन रिवर है यहाँ पे सरफेस प्लेन है क्योंकि इसी नदी ने इस सरफेस को बनाया हुआ है। तो इस सरफेस पे क्या होता है, मेन रिवर आके बहुत छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज बना देती हैं। इस ट्रिब्यूटरीज जो समंदर के पास होती हैं, ये इन्हें हम कहते हैं डेल्टा। डेल्टा बहुत फर्टाइल एरिया होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारी मछलियाँ होती हैं जो डेल्टा में बहुत अच्छे से सर्वाइव करती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नदी के द्वारा मिनरल्स लाए हुए हैं, जो मिट्टी लाई हुई है, बहुत फर्टाइल होती है। तो ये जो डेल्टा वाला इलाका है बहुत अच्छा होता है अगर हम एग्रीकल्चर और फिश प्रोडक्शन की बात करें तो। अब वर्क ऑफ सी वेव के बारे में जानते हैं। सी वेव जो नदी, जो समंदर है,
समंदर के अंदर का पानी कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, मतलब वो एकदम फिक्स नहीं होता। तो सी के अंदर जो मूवमेंट ऑफ वाटर है, ये एक्चुअली कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट मूव करते हैं। इनके ऐसा नहीं है कि नदी की तरह तेज़ बह रहे हैं, बहुत स्लोली बहते हैं और बहुत लंबी दूरी तय करते हैं। तो इन जो सी वेव होती है, वो धीरे धीरे इन तरीके की जो नेचुरल मॉन्यूमेंट्स हैं, मतलब मॉन्यूमेंट नहीं कहेंगे, एक नेचुरल वेस बनाती हैं। अगर हम इसे कहें सी आर्क, जो सी आर्क होता है वो एक पानी के मूवमेंट से ही बना हुआ है। मतलब अगर हम देखें कि अच्छा अपने आप तो बन नहीं जाएंगे, तो पानी का जो मूवमेंट है वो समय के साथ इस जो जगह है इसको इरोड करके ये रास्ता बना लेती है। तो हम एक सी आर्क देख सकते हैं। इसी तरीके से सी केव होती है, इस पानी के मूवमेंट से बन जाती है। स्टॉक है, ये एक्चुअली हो सकता है कि एक पहाड़ का एक नेचुरल ही वे हो, बट सी के मूवमेंट से ये थोड़ी और बढ़ जाएगी। अगर हम आज देख रहे हैं तो आर्क इस शेप का है, मान लीजिए 100 साल बाद हम देखेंगे तो आर्क कितना बड़ा हो जाएगा। ये सी वेव के मूवमेंट से होता है। सी आर्क, स्टॉक, ये सब के बारे में जानकारी दी हुई है। इनके बारे में हम आगे वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से देखेंगे। ये तो क्लास 7 की एनसीईआरटी है, तो बेसिक बेसिक जानकारी लिखी हुई है। अब बर्फ़ है, बर्फ़ कैसे काम करती है। ग्लेशियर, हम बहुत बड़ा एक लैंड मास होता है जो बर्फ़ से ढका है, उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। और ग्लेशियर को हम रिवर्स ऑफ आइस भी कह सकते हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से बहुत बड़ा ग्लेशियर, ये जमी हुई बर्फ़ है एक्चुअली। ये एक मूवमेंट ये बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट पड़ी हुई है वहाँ पे। ये कुछ मिलीमीटर पर डे या पर आवर के हिसाब से चलती रहती है हमेशा। अब जो ऊपर की बर्फ़ है वो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है, एक जगह सेटल नहीं रहती। तो ये क्या करती है, जो इनके सरफेस पे जो मिट्टी है, रेत के कण हैं, या जो भी डिपॉजिट है, मिट्टी है, रॉक है, वो अपने साथ लेते हुए चलती है। मान लीजिए इसके नीचे जो भी जो मटेरियल है वो कहीं एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाता है, तो इस जो डिपॉजिट को हम कहेंगे ग्लेशियल मोरेन्स। तो ग्लेशियर के नीचे जो मिट्टी है, अगर हम बहुत कॉमन सी लैंग्वेज में देखें, ग्लेशियर के नीचे वाली मिट्टी एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाती है, इसे ग्लेशियल मोरेंट कहते हैं। अब हवा, हवा कैसे काम करती है। हवा मतलब कॉमन सी चीज़ है। हवा बहुत कॉमन एजेंट है, मतलब जो इरोजन का एक कॉमन एजेंट कह सकते हैं। हवा अगर तेज़ चल रही है तो मिट्टी पत्थर इनको तोड़ते हुए चलती है। अगर एक सैंड का तूफान लेके चल रही है मिट्टी, तो अगर बड़ा सा पहाड़ है तो इसको इरोड करते हुए चलेगी, जो सरफेस पे है वो मिट्टी टूटते जाएगी। तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है मशरूम रॉक। मशरूम रॉक को अगर हम देखें तो मशरूम रॉक कुछ इस तरीके का होता है, बड़ा सा पहाड़ होगा और जो ये बहुत छोटे से सरफेस से जुड़ा हुआ होता है। तो ये एक अगर हम देखें तो मशरूम रॉक का एग्जांपल है, डिस्कवरी चैनल पे आपने देखा होगा। फिर ये नीचे सैंड वाला एरिया होता है, मतलब मिट्टी पड़ी होती है, ये मशरूम रॉक कहते हैं, क्योंकि जो हवा है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। मान लीजिए हवा यहाँ से मूव कर रही है, तो ये मिट्टी पत्थर अपने साथ लेके चलती है। तो जो नीचे है सरफेस पे हवा बहुत तेज़ चलती है, और जो ऊपर है वो धीरे धीरे चलती है। तो ऊपर वाला जो सरफेस है, मान लीजिए ये वाला एरिया जो रॉक का है, वो धीरे धीरे इरोड होगा कंपेयर टू नीचे वाले एरिया से। तो ये वाला बहुत फास्टली इरोड हो रहा है या स्लो इरोड हो रहा है ऊपर वाला एरिया। तो जो रॉक है वो मशरूम शेप का हो जाता है। ये बस उसी चीज़ की डेफिनेशन दी हुई है। अब सैंड ड्यून्स क्या होता है, जैसे हमने इसमें देखा, ये जो डायग्राम है इसमें हम ड्यून्स देख सकते हैं। एक बहुत लंबी सी लाइन होती है और यहाँ पे स्लोप बहुत तेज़ होता है और यहाँ पे स्लोप बहुत धीरा सा एकदम ऐसा होता है। तो हवा का मूवमेंट अगर हम माने, हवा का मूवमेंट अगर इस तरफ से है, इस तरफ से हवा का मूवमेंट हो रहा है और नेचुरली हवा का मूवमेंट इसी तरफ से होता है, तो अपने साथ ये रेत के टुकड़े ले जाती है, मतलब रेत के छोटे छोटे कण ले जाती है और वो नीचे की तरफ फेंकते रहती है। तो ये सैंड डून इस तरीके से ही बनता है। अब जो सैंड डून्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मगर इतने इतने बड़े होते हैं कि मतलब बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं। तो अगर जो सैंड डून्स है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ सैंड डून्स को हम लोस कहते हैं। अब इस चैप्टर में इतना ही है। चलिए आगे वाले चैप्टर में बढ़ते हैं।